नमस्ते बच्चों। आज हम जो दो बेलों की कथा लेसन पढ़ रहे थे, आधा जो हमारा बच्चा हो उसका अध्ययन करेंगे। दोनों को चुपचाप लाकर थान पर बांध दिया गया। जो गया था, जो झुरी की यहाँ से बेल लाया था, उसने उन दोनों बेलों को लाकर थान पर, मतलब जहाँ पर पशु बांधने की जगह होती वहाँ पर बांध दिया। दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा खाने को डाल दिया गया। दोनों चुपचाप बस यूं ही खड़े रहे। जब घर के लोग भोजन करने लगे तो उसी वक्त एक छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए उन दोनों के पास पहुंची और दोनों के मुंह में देकर चली गई। उस एक रोटी से उनकी भूख तो शांत नहीं होती, पर दोनों उस एक रोटी से ही तृप्त हो गए। उन्हें लगा मानो भोजन मिल गया। उन्हें अनुभव हुआ कि यहाँ भी किसी सज्जन का वास तो है। लड़की भेड़ों की थी और उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ की मार खा खा कर इन बेलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। अब जो रोटी देने आई थी छोटी लड़की, वह भेड़ों की थी, अर्थात उसकी माँ मर चुकी थी और वह सौतेली माँ थी जो उसे मारती पीटती थी। और इस वजह से उन बेलों को देखकर उसकी आत्मीयता जाग गई थी, अर्थात वह उन बेलों से प्रेम करने लगी थी। इसलिए उसने उन्हें एक एक रोटी खिलाई। तो उन्हें लगा जैसे पूरे दिन से भूखे थे, फिर भी एक रोटी से ही हमारे पेट तृप्त हो गया, अर्थात हम भरपेट हमें भोजन मिल गया, ऐसा वे सोच रहे थे। दोनों को दिन भर जोता जाता था, डंडे भी खाने पड़ते और वे अड़ते भी, तो फिर से उन्हें शाम को थान पर बांध दिया जाता। रात को वहीं बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। इस तरह की प्रक्रिया रोज चलने लगी। इस बच्ची द्वारा प्रेम से दिए गए प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो घाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल न होते, मगर दोनों की आंखों में, उनके रोंगड़ों में विद्रोह की भावना भरी हुई थी कि दोनों उस एक एक रोटी की वजह से सूखा भूसा मिलता फिर भी वे तृप्त थे, लेकिन दोनों का मन में उस गया के प्रति बहुत ही विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में, मतलब हीरा से कहा, मन की भड़ास निकाल ही दी। कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? हीरा ने मोती से जानना चाहा। एकाध को सींग पर उठाकर पटक दूंगा। लगता था मोती का धैर्य जवाब दे चुका था। लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ हो जाएगी। हीरा ने बच्ची के प्रति आत्मीयता दिखाते होगा। जैसे मोती ने कहा कि मैं सींग से उठा के पटक दूं, तो हीरा ने समझाया कि बेचारी जो बच्ची है छोटी, हमें रोटियां खिलाती, वह अनाथ हो जाएगी तो उसका भरण पोषण कौन करेगा, इसलिए ऐसा काम हमें नहीं करना चाहिए। मोती को समझाता है। तो मालकिन को न फेंक दूं, अर्थात उस स्त्री को ही फेंक देती हूँ जो उस लड़की को मारती है, वही तो उस लड़की को मारती है। मोती झुंझलाहट भरे स्वरों में बोला, अरे लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, तुम यह क्यों भूल जाते हो? अर्थात औरत हमारे धर्म के विरुद्ध है औरत को मारना। तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते, तो बताओ तू उड़ाकर भाग चले? मोती ने विरोध प्रकट करते हुए कहा, हाँ यह मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे, यह तो बताओ। इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में टूट जाएगी, फिर भाग निकलेंगे। रात को बालिका रोटियां खिलाकर चली गई तो दोनों ने रस्सियां चबाने की कोशिश तो बहुत की, पर मोटी रस्सी मुंह में न आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते। अभी वे कुछ और उपाय सोचते कि सहसा घर का द्वार खुला। वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर हाथ चाटने लगे। जैसे ही दोनों भागने की प्लानिंग बना रहे थे कि रात को अचानक घर का दरवाजा खुलता है और वही छोटी लड़की बेलों के पास आती है। दोनों बेल प्रेम से उसके हाथ चाटने लगते हैं। बच्ची का स्नेह स्पर्श पाकर तो वह भी अपने छोटे छोटे हाथों से उन बेलों के सर को सहलाती है। बच्ची ने उनका माथा सहलाते हुए कहा, खोले देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है, मतलब बात हो रही है, उनकी नाकों में नथ डाल दी जाए। इतना कहकर बच्ची ने दोनों की रस्सियाँ खोल दी, पर दोनों चुपचाप वहीं खड़े रहे। मोती ने हीरा से अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी। अब इसी पर संदेह, सब इसी पर संदेह करेंगे। तभी बालिका जोर से चिल्लाई, फूफा वाले बेल भाग गई हैं। ओ दादा दादा, दोनों बेल भाग गए, जल्दी दौड़ो। गया यह सुनकर हड़बड़ाते हुए बाहर निकल आया और बेलों को पकड़ने चला। वे दोनों बेल भी तेजी से भागे। गया ने पीछा किया तो वे और भी तेज भागने लगे। गया शोर मचाते हुए गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों के
दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल चुका था। वे बस सीधे दौड़ते चले गए। उस नए मार्ग का उन्हें ज्ञान न था। जिस मार्ग से वे आए थे वह भूल गए। उस मार्ग में नए नए घाव मिलने लगी। रास्ता भूल जाने पर वे दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे अब क्या करना चाहिए, क्योंकि दोनों अपना रास्ता भूल चुके थे आने का। अब वे सोचने लगे कि हमें क्या करना चाहिए। हीरा ने भूल महसूस करते हुए कहा, मालूम होता है कि हम दोनों राह भूल गए हैं। शायद तुम्हें भी बेतहाशा भागे जा रहे थे। अरे वही मार गिराना था उसे। हीरा बोला, क्या कहते हो? उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? यदि वह अपना धर्म छोड़ देता तो क्या हम भी धर्म अर्थात हमारा जो मालिक होता है उसे हम नहीं मार सकते? हमारे धर्म के विरुद्ध हीरा मोती को समझाते हुए कहता है, क्योंकि मोती वह बहुत जल्दी आवेशित हो जाता है और हीरा है जो धैर्य को धारण किए हुए रहता है, इसलिए वह मोती को हर पल पल में समझाता रहता है। अब दोनों भूख से व्याकुल तो थे ही। खेत में हरी भरी मटर खड़ी थी, मतलब मटर की फसल थी। भूख की अधिकता में लोभ का स्मरण न कर सके सो चरने लगे। रह रहकर आहट भी लेते थे। कहीं कोई आने का थोड़ी देर खाने के बाद अपने कानों से सुनते थे कि किसी के आने की आवाज़ तो नहीं आ रही, मतलब किसी के कदमों की आहट तो नहीं आ रही है। दोनों का जब पेट भर गया तो दोनों को अपनी आज़ादी का अनुभव हुआ। वही मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले जोर से डकार ली, फिर सींग से सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती हीरा को कई कदम पीछे ढकेलता ले गया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे क्रोध आया। वह संभल कर उठा और मोती से भिड़ गया। मोती ने खेल खेल में झगड़ा होते देखा तो चुपचाप किनारे हट गया। इस तरह से दोनों एक दूसरे को समझते थे और दोनों एक दूसरे के ध्यान भी रखते थे। तभी दोनों ने देखा कि सामने से कोई सांड डोकता चला आ रहा है, मतलब चिल्लाता हुआ। जब वह सांड उनके सामने आ पहुंचा तो दोनों मित्रों ने अपनी अपनी बगलें झाँकने लगे। सांड क्या पूरा हाथी था? उससे भिड़ जाने का मतलब जान से हाथ धोना था। न भिड़ने पर भी उन्हें अपनी जान बचती नजर नहीं आती थी। सांड इन्हीं की तरफ आ रहा था। बड़ी भयंकर सूरत थी उसकी। मोती मुख भाषा में बुदबुदाया, बुरे फंसे, जान बचेगी या नहीं? फिर भी कोई उपाय तो सोचो। अब हमें क्या करना चाहिए? कुछ उपाय तो हमें सोचना चाहिए। हीरा ने चिंतित स्वर में कहा, अपने घमंड में भूला पड़ा है और आरजू विनती का भी इस पर, अर्थात यह इसको तो इतना घमंड है और हम इसके सामने विनम्र बनेंगे तो भी उसका भी इस पर कोई असर नहीं होने वाला है। तो भाग चले, हमें यहाँ से भागना ही चाहिए। नहीं, भागना तो कायरता होगी। मोती कहता है हम भागेंगे नहीं, भागेंगे तो कायरता कहलाएगी, तो फिर यहीं मरो बंदा। तो 9-2-11 हुआ समझो। और यह मतलब 9-2-11 हुआ मुहावरा है। 9-2-11 होना का मतलब होता है भाग जाना। और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो ना जल्दी। और इस तरह से दोनों बातचीत करते हैं कि हम किस तरह से इस सांड से बच सकते हैं। भाई उपाय यही है कि दोनों जने मिलकर एक साथ चोट करें तो उस पर। मोती कहता है हम दोनों मिलके एक साथ उससे लड़ाई लड़ते हैं। मैं उसे आगे से खदेड़ता हूँ, तुम पीछे से खदेड़ो। दोहरी मार पड़ेगी तो घबरा कर भाग खड़ा होगा। अगर मेरी ओर झपटे तो तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। है तो कार्य जान जोखिम का, पर दूसरा उपाय भी तो नहीं, अर्थात दूसरा उपाय नहीं है। हम कितना दौड़ेंगे, हमारा पीछा भी कर सकता है। इसलिए इसी तरह से हम दोनों एकजुट होकर इसका मुकाबला कर सकते हैं। सांड की ओर दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। उधर सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह एक से युद्ध कर सकता था, लेकिन दोनों बेलों से एक साथ लड़ना उसे भी नहीं आता था। उसे तो एक शत्रु से ही मल्ल युद्ध करना आता था, मतलब एक शत्रु से ही वह लड़ सकता था। वह ज्यों ही हीरा पर झपटा तो मोती ने उसे पीछे से दौड़ाया। सांड मोती की ओर मुड़ा तो हीरा ने उसे खदेड़ दिया। सांड ने तो सोचा यूं था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस पर उस्ताद निकले। वे उसे ऐसा अवसर न देते थे। एक बार सांड चिल्लाकर हीरा का अंत करने के लिए टूट पड़ा तो तभी मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे घुमा तो हीरा ने उसके दूसरे पहलू में सींग चुबा दिया। आखिर बेचारा सांड बुरी तरह जख्मी होकर भागा। दोनों मित्रों ने दूर तक उसका ऐसा पीछा किया कि सांड बेदम होकर जमीन पर गिर पड़ा। तब जाकर दोनों ने उसका पीछा करना छोड़ा। इस तरह से उन दोनों ने मिलकर उस सांड का मुकाबला किया। दोनों मित्र अपनी जीत के नशे में झूमते चले जा रहे थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि उस सांड को जान से ही मार डालूं। तब हीरा तिरस्कार भरे लहजे में बोला, गिरे हुए बेरी पर कभी सींग नहीं चलाना चाहिए। तो हीरा समझाता है, जब हमारा शत्रु घायल होता है या नीचे गिर जाता है तो उस पर हम कभी भी हमें प्रहार नहीं करना चाहिए।
यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मानना चाहिए कि फिर न उठे। मोती आक्रामक तेवर दिखाते हुए बोला। वह कहता है कि यह सब तो ढोंग है, जो शत्रु होता है वह कभी फिर न उठे, ऐसी उसे चोट देनी चाहिए। अब घर कैसे पहुँचे इस बारे में सोचो, पहले कुछ खा तो ले फिर सोच लेंगे। उनके सामने मटर का खेत तो था ही। मोती तुरंत उसमें घुस गया। हीरा ने उसे मना भी किया पर उसने उसकी एक न सुनी। अभी उसने 2-4 ही ग्रास खाए थे कि 2 आदमियों ने लाठियां लिए दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर ही था, निकल गया, लेकिन मोती सिंचे हुए खेत में था। उसके खुर कीचड़ में धंसने के कारण, क्योंकि पानी पिला हुआ खेत था, तो मोती जो बैल था उसके पैर उस पानी पिला हुए खेत में उस कीचड़ में धंस रहे थे। इस वजह से वह ज़्यादा तेज चल नहीं पाया, दौड़ नहीं पाया, तो वह पकड़ा गया। हीरा ने मोती को अकेले संकट में फंसे देखा तो वह भी लौट पड़ा। उसने यही सोचा कि फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे, और रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। सुबह दोनों मित्रों को काजी हाउस में बंद कर दिया गया, जहाँ पर आवारा पशुओं को बंद किया जाता है, उस जगह पे बंद कर दिया गया। दोनों मित्रों का यह जीवन में पहली बार ऐसा मौका था कि सारा दिन बीत जाने पर भी उन्हें खाने को एक तिनका भी न मिला था। उन्हें समझ नहीं आता था कि यह कैसा स्वामी है, इससे तो गया ही अच्छा था। अब वहाँ रह के दोनों गया को याद करने लगे कि चलो गया रूखा सूखा भोजन तो देता था, यहाँ तो पूरा दिन बीत गया लेकिन किसी ने एक तिनका भी हमें नहीं दिया। कम से कम सूखा तो देता ही था, अर्थात गया अच्छा था, कम से कम सूखा सूखा भूसा तो देता था। यहाँ कई भैंस और भी थी, कई बकरियाँ थी, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सभी जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे, इस तरह से कमज़ोर होकर पड़े हुए थे, बिना खाना खाए हुए। उनमें कई तो इतने कमज़ोर हो गए थे कि खड़े भी नहीं हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक पर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर नहीं आया। थक हार कर दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे उन्हें क्या तृप्ति मिलती कि दोनों ने पूरा दिन आस लगाए हुए दरवाजे की तरफ देखते रहे कि कोई आएगा, लेकिन कोई भी नहीं आया। तब उन्होंने दीवार की जो कच्ची मिट्टी थी उस मिट्टी को चाटना शुरू किया, लेकिन उस मिट्टी से उनका कहाँ पेट भरने वाला था। रात को भी जब खाने को न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की आग दहक उठी और रात हो गई, फिर भी उन्हें कुछ खाने को नहीं मिला। तो अब हीरा से नहीं रहा गया। वह मोती से बोला, अब और नहीं सहा जाता मोती, अर्थात अब हमें यहाँ से निकलने का कुछ प्रयास करना पड़ेगा। मोती ने सिर लटका कर मरे शब्दों में जवाब दिया, मालूम होता है प्राण निकल जाएंगे, मुझे तो लगता है जैसे हम मारे ही जाएंगे। इतनी जल्दी हिम्मत मत हारो मोती भाई, यहाँ से भागने का कोई न कोई उपाय निकालना ही होगा। तो आओ यह दीवार तोड़ डालें, अर्थात हम दोनों मिलकर इस दीवार को तोड़ डालते और यहाँ से भाग चलते हैं। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, मोती ने हिम्मत हारते हुए कहा। मोती ने कहा कि मुझे तो बहुत तेज़ भूख लगी और भूख के मारे मेरा तो हाल बुरा है, और मैं इस दीवार को भी बिल्कुल सींग भी अब नहीं मार सकता हूँ। बस इसी बूते पर अकड़ते थे। हीरा ने उपहास किया तो मोती ने भी हाँ भरते हुए, जैसे ही हीरा ने उसका मजाक किया, बस इतनी ही तुम में ताकत थी, तो मोती भी उसकी हाँ में हाँ मिला ली। सारी अकड़ निकल गई और मोती ने कहा कि हाँ मेरी सारी अकड़ निकल गई, मुझसे कुछ भी नहीं होगा। बाड़े की दीवार कच्ची थी और हीरा मजबूत बूझ अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। बस अब हीरा ने उस दीवार को गिराने की ठान ही ली और उसने उस कच्ची दीवार में अपने सींग गड़ा दिए। जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस और बढ़ गया। उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर ऐसी चोटें मारी कि हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिरने लगी। तभी वहाँ काजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ पहुँचा। टूटी दीवार और हीरा का उज्जड़पन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए, मतलब कई डंडे मारकर उसकी पिटाई की। फिर हीरा को एक मोटी सी रस्सी से बांधकर लौट गया कि यह बेल कुछ नुकसान पहुंचा सकता है, अन्य बेलों को मार सकता है, यहाँ से भाग भी सकता है। यह सोचकर उस काजी हाउस के मालिक ने उसे मोटी रस्सी से बांध दिया और कई डंडों से उसकी पिटाई भी कर दी। मोती ने पड़े पड़े हीरा से कहा, आखिर मार खाई क्या मिला तुम्हें, अर्थात मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि यहाँ से भागने का प्रयास नहीं करें, अर्थात आखिर में मार ही पड़ी तुम्हें, इसके अलावा क्या मिला। ऐसा जोर मारना किस काम आया।
कि और बंधन में पड़ गए, अर्थात ऐसा नहीं करते तो पतली रस्सी से बंधे थे, ऐसा जोर किस काम का जो और मोटी रस्सी से आपको बांध दिया गया। हीरा ने भी हेठी से कहा, जोर तो मारता ही जाऊंगा। उसने जिद से कहा, जिद करते हुए कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन मैं जोर मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधनों में क्यों न कसना पड़े, चाहे मुझे और मोटी मोटी रस्सियों बांध दे, लेकिन मैं अपने सींग से इस दीवार को गिराता ही जाऊंगा, मैं कोशिश करता ही रहूंगा। अगर जान से हाथ धोना पड़ा तब? मोती ने कहा, यदि जान से मतलब मर जाओगे तो कुछ परवाह नहीं, यूँ तो एक दिन मरना ही है, सोचो अगर टूट जाती तो कितनी जानें बच जाती हैं। और हीरा मोती से कहता है कि एक न एक दिन तो मरना ही है, इसलिए मुझे मर जाऊं तो भी कुछ परवाह नहीं, लेकिन मेरे द्वारा प्रयास करने से वहाँ पर यदि कच्ची दीवार गिरा के हम मार्ग बना लेते हैं तो कितने सारे जानवरों की जान बच जाएगी, उसके बारे में आप सोचो भाई। अब जो नेक्स्ट बचा हुआ उसका अध्ययन हम अगली क्लास में करेंगे। इसके प्रश्नोत्तर देखें। 3 प्रश्न दिए हैं मैंने और इन 3 प्रश्नों को आप सोल्व करें और इन प्रश्नों को याद करें, एग्जाम में भी आएंगे, और आप प्रार्थना पत्र भी याद करें। ओके, धन्यवाद।